Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह क्लास के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा फर्स्ट पोर्शन में वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहता है और ये सारा का सारा वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड होता है। यही वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि भाई ये वर्ड्स हैं क्या। आगे सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो कैप के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाते हैं डेली बेसिस पर। सेकेंड पोर्शन में हमेशा की तरह कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। स्टार्टिंग में एक एडिटोरियल एनालिसिस होगा। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और अनसीन पैसेज वाला जो पोर्शन आता है एग्जाम में वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज़ करेंगे और ग्रामर, इन दोनों के एमसीक्यूज़ करेंगे और बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट्स पर रहते हैं। आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करते हैं क्लोज टेस्ट या और PQRS यानी कि पैराजम्बल। तो ये भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं क्लोज टेस्ट और PQRS, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनको समझना और इनको टैकल करना। जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स सीखते हो और साथ में प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पर, तब ये चीज़ें आसान हो जाती हैं और इन दोनों पोर्शन में भी फुल मार्क्स सिक्योर करना ईजी हो जाता है। फोर्थ सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट पोर्शन, ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी थी ये सारी, इन सभी की लास्ट में हम करेंगे ट्रिकी MCQs के साथ में प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रट जाती हैं। बेनिफिशरीज SSC के जितने एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबको डायरेक्ट बेनिफिट करती है ये। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक अकेली क्लास आपको सिंगल क्लास कितना कुछ दे जा रही है। स्टार्टिंग में वोकैब करते हैं, दूसरा यहाँ पर कवर हो जाता है, सेकेंड पोर्शन में कवर हो जाता है यहाँ पर आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, थर्ड हो जाता है आपका ग्रामर कवर, फोर्थ में आपका क्लोज टेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट। फिफ्थ पोर्शन में आपका PQRS कवर हो जाता है। सिक्स्थ आपकी एक अच्छी खासी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो जाती है। सेवन्थ यहाँ पर ट्रांसलेशन देखने को मिलती है। भाई एक सिंगल क्लास डेली बेसिस पर इतना कुछ आपको दे रही है। हार्डली 40 से 50 मिनट की क्लास रहती है, डेली बेसिस पर करेंगे, स्पीड बढ़ा कर देख लेंगे, आधे घंटे में भी काम हो जाएगा। तो एक सिंगल क्लास आपके लेवल को कहाँ ले जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरी की पूरी अपने आप में क्लास भी है और एक प्रैक्टिस सेट भी है, क्योंकि 10 के आसपास तो एडिटोरियल वाले पोर्शन में क्वेश्चंस रहते हैं और 25 के आसपास रहते हैं नीचे वोकैब वाले। तो लगभग 35 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर सोल्व कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, वोकैब सीख रहे हो। भाई इससे ज़्यादा और क्या सीख पाओगे एक क्लास में। तो इस क्लास को आप मिस ना किया करें, मॉर्निंग में ही इस क्लास को लगा लिया करें। अच्छा, वोकैब, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि भाई वोकैब को कैसे करना है, किस तरीके से याद करना है। सर समझ में तो सब कुछ आता है इजीली और डेली क्लास भी लगाते हैं, अच्छा लगता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है, बट वो कैब याद नहीं होती। तो बेटा देखो, मैं अपने पार्ट पर जितने एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूँ ये मेरे लिए लगता है कि काफ़ी हैं। अब इससे आगे के एफर्ट्स आपको करने हैं। मैं यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है, सारे वर्ड्स मैं आपके सेलेक्ट करता हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, उनको मैं तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। वहाँ पर मैं अलग से एक शॉर्ट में उसका लिखता हूँ, 1 वर्ड में, 1 या 2 वर्ड में उसका मीनिंग में लिखता हूँ। मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो काफ़ी है। अब आपके पार्ट पर एफर्ट शुरू होते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आप एक काम करिएगा। बेटा देखो यार, मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, या तो फिर मैं ही याद कर लूँ सारा। आप कुछ मत करो, आप क्लास देखो, याद भी मैं ही कर लूँगा, एग्जाम भी मैं ही दे दूँगा आपकी जगह। ऐसा नहीं होता है, आपको अपने पार्ट पर ज़रूर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए एक तरीका ये है, आप चाहे जिस तरीके से भी याद कर पाएँ वो करें, ट्रिक बनाएं, कुछ भी करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जो मैं टेलीग्राम पर शॉर्ट वाला जो डालता हूँ, वो 1 वर्ड या 2 वर्ड में उसका मीनिंग डालता हूँ, वो आप एक काम करें, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएं, 2 लोगों को उसमें शामिल करें और उसका नाम रखें वोकैबुलरी प्रैक्टिस, ठीक है। ग्रुप का नाम रखेंगे वोकैब प्रैक्टिस, ठीक है। वोकैब प्रैक्टिस नाम रखा आपने। वोकैब प्रैक्टिस में एक कोई फैमिली मेम्बर को जोड़ लो और बाद में उसको वहाँ से एग्जिट कर दो। अब आप अकेले रहने चाहिए उसमें, पूरे ग्रुप में आप अकेले, ठीक है। वोकैब प्रैक्टिस नाम है और उसमें मेंबर है केवल आप।
टेलीग्राम में जो मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे वहाँ से, और यहाँ पर व्हाट्सएप वाले ग्रुप में वोकैब प्रैक्टिस वाले में पेस्ट कर देंगे डेली बेसिस पर। अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर उसको रोज़ रिवाइज करना है, ठीक है। रोज़ डेट वाइज रहता है वो, तो रोज़ उसको रिवाइज करते रहना है। उसके अलावा सभी बच्चों के फ़ोन में चैट जीपीटी डाउनलोड होनी चाहिए। सारे के सारे उन वर्ड्स को सीधा वहाँ से कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे, और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि इसका या तो गेम बनाए कुछ, या फिर कोई एक क्विज टाइप में वो आपको बना कर दे। चैट जीपीटी बेस्ट टूल है आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। तो वहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देंगे, चैट जीपीटी आपको या तो क्विज देगा, ठीक है, या तो क्विज देगा या फिर कोई एक गेम में कन्वर्ट करेगा उन वर्ड्स को, और डेली बेसिस पर जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपको वोकैब याद होगी। देखो वोकैब याद करने का यार क्या है, इसके अलावा रटना ही तो होता है, उसके अलावा क्या कर लोगे आप। आपने आज तक कैट मीन्स बिल्ली होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, क्या ट्रिक लगाई, किस तरीके से आपको समझ में आया, बस आपने रटा है ना चीज़ें। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग में आप मैथ्स में सीखे हो, 1 से लेकर 100 तक, तो वो कैसे सीखे हो, आप रट के सीखे हो यार, सिंपल। जब आपको 1 से लेकर 100 तक आ गई, उसके बाद आप 101, 102 ये खुद से आपने करना शुरू किया था। तो रटना ही होता है यार चीज़ों को। लैंग्वेज तो पूरी की पूरी रटने की चीज़ होती है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं, उसमें कोई ऐसी ट्रिक काम नहीं आती है, ठीक है। तो वो सारे आप रटोगे जब एक, देखो 1 से लेकर 100 तक आप सीखे, 1 से लेकर 100 तक आपने रटा, उसके बाद वाली जो काउंटिंग्स हैं उनको आपने खुद से बनाया, खुद से तैयार किया। तो वैसे ही एक लेवल तक वोकैब आपको रटनी है, उसके बाद चीज़ें अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप आपको वर्ड समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि वे वर्ड के क्या मतलब होंगे। तो एक बार एफर्ट्स आप खुद से करेंगे। ऑलराइट, चलिए भाई अब शुरू करते हैं, काफ़ी देर हो गई है आज की क्लास में, अब शुरू कर देते हैं क्लास को। चलिए 1 मिनट बस, एक बार साफ हो जाए ये सारा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो अब हम क्लास की शुरू करते हैं। और वोकेबलरी, आज का पहला वर्ड है सोर्ड। वर्ब होता है बिगाड़ देना। सोर्ड का मतलब क्या होता है, बिगाड़ जाना या फिर बिगाड़ देना या फिर बिगड़ जाना। टर्न्ड अनप्लीजेंट और अनफ्रेंडली, कोई चीज़ अनप्लीजेंट दुखद हो गई या फिर कोई चीज़ अनफ्रेंडली हो गई। पहले आपकी दोस्ती हुआ करती थी किसी से, अब वो चीज़ें बिगड़ गई हैं, दोस्ती नहीं रही। द मीटिंग सोर्ड आफ्टर द मैनेजर रेज्ड हिज वॉइस। मैनेजर था, मीटिंग चल रही थी कोई, मैनेजर ने रेज करी अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ ऊंची करी, और फिर क्या हो गया, मीटिंग सोर्ड हो गई, मतलब मीटिंग खराब हो गई। स्पॉइल्ड, डिटीरियोरेटेड और रूइंड, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। स्पॉइल्ड को, डिटीरियोरेटेड को और रूइंड को, तीनों का मार्क करेंगे। तीनों वर्ड्स का मतलब होता है खराब हो जाना। एक तरफ खराब हो गया, बिगड़ गया, दूसरी तरफ इसका उल्टा इम्प्रूव्ड, स्ट्रेंथन्ड और एनहांस्ड, ठीक है। एनहांस्ड को मार्क कर सकते हैं। ये 4 वर्ड्स और ये 5वां सोर्ड, 5 वर्ड्स आपको इसी एक वर्ड से 5 वर्ड्स आपको मिल गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अलग से मार्क करेंगे, एक नोटबुक में अलग से लिखेंगे, सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिखते हैं। अगला वर्ड है ओफिंग। नाउन होता है आसन्न भविष्य, नियर और फोर्सीएबल फ्यूचर। जो आसपास का जो भविष्य आ रहा है, जो फ्यूचर है, जो चीज़ होने वाली है, उसको बोलते हैं ओफिंग। आ कैबिनेट रीशफल इज इन द ओफिंग। कैबिनेट रीशफल होगा, कैबिनेट मतलब मंत्रालय जो है वो मंत्री बदले जाएंगे, रीशफल करे जाएंगे। इज इन द ओफिंग, ओफिंग मतलब नियर फ्यूचर में। इमिनेंट है, नियर है, और अप्रोचिंग मतलब आ ही रहा है, ठीक है। तो ये तीन हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप इमिनेंट को मार्क करेंगे। एक तरफ तो बहुत पास है, नियर में फ्यूचर जो आ रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओफिंग। दूसरी तरफ इसका उल्टा डिस्टेंट मतलब दूर है, रिमोट, रिमोट का मतलब भी होता है दूर दराज, और फार ऑफ मतलब दूर। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क कर लेंगे रिमोट को। रिमोट को इस तरीके से भी याद कर सकते हो, रिमोट टीवी से दूर रखा होता है, तो रिमोट एरिया अगर कोई है तो वो क्या है, वो दूर दराज का एरिया है। हो गया, याद लो। ऐसे ट्रिक लगा लिया करो यार, अपनी तरफ से बना लिया करो कुछ भी, बस आपको याद करना है किसी तरीके से। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है चंचल या फिर उतार चढ़ाव वाला। सब्जेक्ट टू सडन मूड चेंजेस, भाई अचानक से किसी का मूड बदल जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल। हिज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट मेड टीम वर्क डिफिकल्ट। उसके मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, टेम्परामेंट क्या होता है, गुस्सा, उसके मर्क्यूरियल यानी कि अचानक से बदल जाने वाले गुस्से ने मेड टीम वर्क डिफिकल्ट, उससे क्या हो गया है, टीम वर्क को डिफिकल्ट बना दिया है। अनप्रेडिक्टेबल, मर्क्यूरियल मतलब क्या, कभी भी बदल सकता है, तो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसको पहले बताया नहीं जा सकता। वोलेटाइल है यानी कि चेंज हो सकता है, और टेम्परामेंटल, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे वोलेटाइल को, और टेम्परामेंटल को भी मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो उतार चढ़ाव वाला है, चेंज होने वाला है, दूसरी तरफ स्टेबल, एकदम स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, वैसे का वैसा बना रहता है, और स्टेडी है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे स्टेडी को। अगला वर्ड है स्नाइड। एडजेक्टिव होता है व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण। व्यंग्यात्मक है कोई चीज़,
है ना, कोई फनी तरीके से कोई चीज़ है या फिर डिसरेस्पेक्ट के रूप में कोई चीज़ हो रही है, उसको बोलते हैं स्नाइट। डेरोगेटरी और मॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। भाई डेरोगेटरी है, घृणा वाली चीज़ है, और मॉकिंग है, मजाक उड़ाने वाली चीज़ है, इन एन इनडायरेक्ट वे, अलग तरीके से, इनडायरेक्टली। शी मेड अ स्नाइड रिमार्क अबाउट हिज अपीयरेंस। किसी की अपीयरेंस पर एक लड़की ने क्या करा है, स्नाइड किया है। मतलब क्या, स्नाइड रिमार्क मतलब क्या, मजाक उड़ाई है उसकी, मजाक वाली, सार्कास्टिक, डेरिजिव और डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग, ठीक है, मार्क करेंगे डिस्पैरेजिंग को, डेरिजिव को मार्क करेंगे, सार्कास्टिक भी मार्क कर लीजिए, ये भी अच्छा है, ठीक है। मजाक उड़ाना, मॉकिंग करना। एक तरफ तो भाई मजाक उड़ाई जा रही है व्यंग्यात्मक तरीके से, बेइज्जती करी जा रही है, दूसरी तरफ इसका उल्टा रेस्पेक्टफुल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, तारीफ की जा रही है, और काइंड है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है वेंटिंग। वर्ब भी होता है ये, और ये नाउन भी होता है। वेंटिंग का मतलब होता है भड़ास निकालना, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस एस्पेशली एंगर। भड़ास निकालने को, जो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उसको बाहर करने को, एक्सप्रेस करने को बोलते हैं वेंटिंग, और ख़ास तौर पर गुस्सा बाहर निकालना। ही वॉज वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन आफ्टर द डिफीट। हार हो गई किसी की, डिफीट के बाद क्या, हार, डिफीट मतलब हार, हार हो गई है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी भड़ास को बाहर निकाल रहा है। अपलोडिंग, सॉरी अनलोडिंग, अनलोडिंग कर रहे हो भाई, आपके ऊपर बहुत लोड था, प्रेशर था, स्ट्रेस था, उसको आप अनलोड कर रहे हो। रिलीजिंग, रिलीज कर रहे हो, और एक्सप्रेसिंग, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई अनलोड करा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, दूसरी तरफ बोटलिंग अप, चीज़ों को और बढ़ा रहे हो, कंसील यानी कि छिपा रहे हो, सप्रेस यानी कि दमन कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है उसका और दमन कर रहे हो, और ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अगला वर्ड है ट्रिगर। वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका मतलब होता है ट्रिगर करना, कारण बनना, चीज़ों को भड़का देना, उसी को बोलते हैं ट्रिगर। कॉज समथिंग टू हैपन, कोई चीज़ होने का कारण बनना, उसी को बोलते हैं ट्रिगर करना। द अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट, अनाउंसमेंट हुई कोई, उससे क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, मतलब भड़क गया, प्रोटेस्ट आंदोलन भड़क गया। स्पार्क, प्रोवोक और इनिशिएट, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे प्रोवोक को, मार्क करेंगे स्पार्क को, और इनिशिएट को भी मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो भाई चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, भड़काई जा रही है, ट्रिगर करा जा रहा है, दूसरी तरफ हल्ट मतलब रुका हुआ है, प्रिवेंट बचाव करा जा रहा है, और स्टॉप रोक दिया गया है। तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे हल्ट को, और प्रिवेंट को भी मार्क करेंगे। अगला वर्ड है बज। वर्ब होता है हिलना या फिर झुकने को बोलते हैं बज। मूव स्लाइटली और चेंज ओपिनियन। स्लाइटली मूव कर जाना, हिल जाना, या फिर चेंज कर जाना, अपने ओपिनियन को बदल देना, उसको बोलते हैं बज करना। शी रिफ्यूज टू बज ऑन हर डिसीजन, उसने एक डिसीजन लिया था एक लड़की ने, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बज नहीं करेगी, मतलब कि अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेगी, बदलेगी नहीं। शिफ्ट, यील्ड और मूव, ये तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, दूसरी तरफ स्टे वैसे का वैसा है, रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं करेगा, और होल्ड मतलब रोक कर रखता है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क कर सकते हैं आप इसमें से रेजिस्ट को। अगला वर्ड है रिंग फेंसिंग। एक रिंग फेंसिंग का मतलब क्या होता है भाई, पहली बात तो ये वर्ब है और ये नाउन भी है। रिंग फेंसिंग का मतलब होता है सुरक्षा घेरा बनाना, एक ऐसा रिंग बना देना जिसमें कोई अंदर जो चीज़ है वो सेफ हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। प्रोटेक्टिंग एसेट्स या फंड्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, दूसरे पर्पस के लिए। अच्छा, कोई भी एसेट्स है, कोई भी फंड्स है, किसी पर्पस के लिए है, लेकिन उसको इस तरीके से सेव कर देना कि वो उसी चीज़ के लिए यूज़ करी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग फेंसिंग करना। द गवर्नमेंट रिंग फेंस द इमरजेंसी फंड्स, गवर्नमेंट ने क्या करा है, इमरजेंसी फंड्स हैं उनको रिंग फेंस कर दिया, मतलब उनको सुरक्षित कर दिया। आइसोलेट करना, सिक्योर करना और सेफगार्ड, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो सुरक्षित कर दिया गया है, सेफगार्ड कर दिया गया है, सिक्योर कर दिया गया है, दूसरी तरफ एक्सपोज, सबके सामने है और चीज़ों को सबके सामने आ जाती है तो फिर वो सुरक्षित तो नहीं रहती, एंडेंजर हो जाती है, खतरे में आ जाती है। और रिलीज़ कर दिया, उसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रखा, रिलीज़ कर रखा है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रीआइट्रेट। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, एग्जाम में भी कई बार आया है। वर्ब होता है दोहराने को, रिपीट करने को बोलते हैं रीआइट्रेट करना, और जोड़ देना अपनी, भाई आप किसी चीज़ को क्यों रिपीट करोगे, या तो ज़्यादा जोड़ देने के लिए करेंगे या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए। से समथिंग अगेन फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी देने के लिए, या फिर एम्फेसिस जोड़ देने के लिए, उसको बोलते हैं रीआइट्रेट करना। ही रीआइट्रेटेड हिज डिमांड फॉर जस्टिस, उसने अपनी डिमांड, जो जस्टिस न्याय की जो मांग थी, उसको रीआइट्रेट किया है, रिपीट किया। रिपीट, रीस्टेट, रीस्टेट क्या है देखो, री मतलब दोबारा और स्टेट मतलब बोलना, तो दोबारा किसी बात को बोलना, रीस्टेट करना, और एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना। तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। एक तरफ दोहराया जा रहा है, रिपीट करा जा रहा है, रीस्टेट करा जा रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम रहेगा विदहोल्ड करना, इग्नोर करना और फॉरगेट करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंक्लूड।
वर्ब होता है कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना, निष्कर्ष निकालना, ब्रिंग टू एन एंड किसी चीज़ का एंड कर देना, और फॉर्म अ जजमेंट या फिर एक जजमेंट कर लेना, निष्कर्ष निकाल देना। द इवेंट कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स, जो इवेंट था वो कैसे कंक्लूड हुआ, कैसे खत्म हुआ, एंड हुआ विद अ वोट ऑफ थैंक्स, एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ में। फिनिश, डिड्यूस और क्लोज, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे डिड्यूस को। एक तरफ अच्छा रिड्यूस भी होता है एक वर्ड, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और रिड्यूस के साथ में है डिड्यूस, रिड्यूस कम करना है, और डिड्यूस तो बिल्कुल ही खत्म करना, एंड करना, समाप्त करना, फिनिश करना। एक तरफ तो फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ बिगिन, इनिशिएट, स्टार्ट करा जा रहा है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स, मार्क कर सकते हैं इसमें से आप इनिशिएट को। सेटबैक नाउन होता है, बाधा या फिर झटका। सेटबैक का मतलब क्या है, एक रिवर्सल या डिले इन प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस चल रही थी उसमें डिले आया है, उसमें बाधा आई है, रुकावट आई है, उसको बोलते हैं सेटबैक, परेशानी को। द इलनेस वॉज अ मेजर सेटबैक ऑफ टू हर प्लान्स, उसके कुछ प्लान्स थे, इलनेस हो गई तो वो क्या था, इलनेस एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ी बाधा थी। हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और रिवर्सल, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, और तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं, तीनों को ही मार्क कर लेंगे। तीनों का मतलब होता है बाधा। एक तरफ तो बाधा आई है, रुकावट आई है, दूसरा प्रोग्रेस बनी हुई है, ब्रेक थ्रू हो रहा है, और एडवांस है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आज का पहला ईडियम है बेड ऑफ रोजेस, आसान जीवन, अ कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन। भाई अगर आपका बेड रोज़ से बना, रोज़ क्या होता है, गुलाब बहुत सॉफ्ट होता है, अगर उससे आपका बेड बना दिया जाए, उससे गद्दा आपका बना दिया जाए, पूरा रोज़ ही रोज़ फैला दिया जाए, तो वो तो बहुत ईजी है यार, बहुत आसान जीवन है। सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, तो सक्सेस हमेशा आसान नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही एक आता है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, कांटों का, मतलब कांटे किस चीज़ की सिंबल है, कांटे अगर आपको लग जाएगा तो आप तो परेशान हो जाओगे। तो बेड ऑफ रोजेस तो आसान जीवन है, बेड ऑफ थॉर्न्स क्या है, परेशानी वाला जीवन, ठीक है, मुसीबत वाला जीवन, कठिनाई का जीवन। जिप द लिप, चुप रहना, स्टे साइलेंट और कीप अ सीक्रेट। जिप द लिप, जिप होती है चैन और लिप होता है होठ, होठों पर चैन, मतलब आपने एक इमोजी देखा होगा ना वो वाला, जो चैन लगी हुई आती है, मतलब क्या, चुप रहना, साइलेंट रहना, उसका मतलब होता है जिप लगा दिया आपने अपनी लिप की, मतलब आप चुप हो गए हो। जिप योर लिप अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी के बारे में बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, जिप योर लिप, मतलब आप साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे। बर्न वंस फिंगर्स, नुकसान उठाना, सफर बिकॉज ऑफ वंस एक्शंस। बर्न वंस फिंगर, आप अपनी उंगलियां जला लेते हो तो मतलब क्या, आपने कहीं ना कहीं नुकसान उठाया, कहते हैं उसका हाथ जल गया उस चीज़ में, कि हाथ मत डाल, इस चीज़ में हाथ मत डाल, हाथ जल जाएगा, मतलब क्या, नुकसान उठाएगा। ही बर्न्ड हिज फिंगर्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विदाउट रिसर्च, उसने क्या करा है, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, आजकल चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, ये ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे भी ट्रेडिंग करने लगते हैं, अपने पॉकेट मनी को जोड़ जोड़ के, या फिर अपने घर वालों का पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हैं, बहुत बड़ा उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो ही बर्न हिज फिंगर्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विदाउट रिसर्च, बिना किसी रिसर्च के ट्रेडिंग करोगे तो फिर क्या होगा, योर फिंगर्स विल बी बर्न्ड। तो ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी फिंगर्स को जला लिया, यानी कि नुकसान उठाया है इन्वेस्ट करके स्टॉक्स में। अगला है हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती, अ मैसिव और सीरियस मिस्टेक। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। पहली बात तो ब्लंडर ही अपने आप में बिग मिस्टेक होती है, और अगर आपने हिमालयन ब्लंडर करा, भाई हिमालय जो है, जो पर्वत है हिमालय, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, बहुत विशालकाय है। अगर आपने हिमालयन ब्लंडर करा है तो आपने बहुत बड़ा पाप करा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी गलती करी है, तो उसको बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर, मैसिव और सीरियस मिस्टेक। लिविंग द कीज बिहाइंड वॉज आ हिमालयन ब्लंडर, आपने चाबियाँ, चाबियाँ छोड़ दी हैं, तो चाबियाँ छोड़ना क्या है, अपने आप में एक हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा गलती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं, अब हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अकाउंट फॉर, कारण बताना, हिसाब देना, एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन देना, उसी को बोलते हैं अकाउंट फॉर। कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस यस्टरडे, कल आप एब्सेंट थे, क्या आप उसके अकाउंट फॉर मतलब आप उसका जवाब दे सकते हो, आप उसका कारण बता सकते हो कि क्यों एब्सेंट थे। एड अप, संगत होना या फिर जोड़ना, मेक सेंस, टोटल अ नंबर। एड अप का मतलब होता है कि जोड़ना, संगत होना मतलब साथ में चीज़ें मैच करना, सेंस बनना। हिज स्टोरी डजंट एड अप, उसकी जो स्टोरी है वो एड अप नहीं करती है, मतलब क्या, वो एक सेंस नहीं बनाती है। ईट अप,
ईट अप का मतलब होता है या तो खा जाना या फिर ख़त्म कर देना। कंज्यूम समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से खा जाना, यूज़ कर लेना, उसी को बोलते हैं ईट अप। द इंटरेस्ट रेट्स ईट अप योर सेविंग्स। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, वो क्या कर लेंगे, आपकी जो सेविंग्स है, आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है, उसको ईट अप कर देंगे, यानी कि सारे को ख़त्म कर देंगे। ईट अप जैसे ही एक अगला फ्रेजल वर्ब है ईट आउट। ईट मतलब खाना, आउट मतलब बाहर, तो सिंपल है तो बाहर खाना खाना किसी के रेस्टोरेंट पे। डाइन एट अ रेस्टोरेंट, और डाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है, इसको मार्क भी करेंगे। डाइन आपने सुना होगा डिनर, डिनर होता है रात का खाना, तो डाइन का मतलब खाना। तो डाइन एट अ रेस्टोरेंट मतलब खाना खाना, और एक रेस्टोरेंट में, उसको बोलते हैं ईट आउट। वी डिसाइडेड टू ईट आउट ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर हमने डिसाइड किया है दैट वी विल ईट आउट, हम बाहर खाना खाएंगे किसी रेस्टोरेंट पर। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखिए, देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में आपको कितना कुछ, कितने फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, वो कैप के सब कुछ आ जाता है भाई ये सिंगल क्लास में। एकदम मस्त क्लास है, इसको मॉर्निंग में 8 बजे हो जाती है ये, आज थोड़ा सा लेट हो रही है, तो इसको आप मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। इल्यूमिनेट प्रकाश डालना, उजागर करना, लाइट अप और मेक क्लियर। इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट अप करना, किसी चीज़ को रोशित करना, प्रकाश डालना, उजागर करना। द टीचर इल्यूमिनेटेड द कॉन्सेप्ट विद आ रियल लाइफ एग्जाम्पल। टीचर ने क्या करा, इल्यूमिनेट करा है, उजागर करा है, लाइट डाली है किस चीज़ पर, कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से इल्यूमिनेट करा, समझाया है, विद आ रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर। अगला वर्ड है जेस्चर, इशारा या फिर भाव, मूवमेंट एक्सप्रेसिंग थॉट और फीलिंग। भाई आपकी बॉडी का कोई एक ऐसा मूवमेंट जिससे कि आप अपने किसी एक विचार को एक्सप्रेस करते हो, किसी एक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, उसी को बोलते हैं जेस्चर। हिज काइंड जेस्चर मूव्ड एवरीवन, उसके काइंड जेस्चर ने सबको हिला कर रख दिया। फोर्जरी जालसाजी, द एक्ट ऑफ फेकिंग डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स। कोई डॉक्यूमेंट फेक तरीके से बना देना, फेक तरीके से सिग्नेचर करना, उसी को बोलते हैं फोर्जरी करना। ही वॉज अरेस्टेड फॉर सिग्नेचर फोर्जरी, उसको अरेस्ट किया गया है किस लिए, उसने की थी सिग्नेचर फोर्जरी, उसने फर्जी तरीके से सिग्नेचर किए थे। अबटोयर कसाई खाना, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स को स्लॉटर करा जा रहा है। स्लॉटर का मतलब होता है कत्ल किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर जानवरों का, एनिमल्स का कत्ल किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं अबटोयर। अबटोयर यानी कि कसाई खाना, जहाँ पर कसाई काट रहा होता है एनिमल्स को। द मीट वॉज सोर्स्ड फ्रॉम अ सर्टिफाइड अबटोयर। मीट क्या था, मांस कहाँ से आया, सोर्स्ड फ्रॉम अ सर्टिफाइड अबटोयर, एक सर्टिफाइड कसाई खाने से, बूचड़ खाने से आया है, स्लॉटर हाउस से आया है, ठीक है। तो अबटोयर मतलब जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है। वर्ड्स कंप्लीट हुए, बहुत अच्छे वर्ड्स थे आज के, सारी चीज़ें बढ़िया थी, सारे आइटम्स वोकैब के अच्छे थे। एग्जाम में आपको ये वर्ड्स ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम कवर करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस को, स्पीड में पढ़ेंगे इसको। सोर्ड रिलेशंस ऑन ट्रम्प्स 25% टैरिफ पेनाल्टी। सोर्ड रिलेशन है मतलब बिगड़ते हुए रिलेशन है, ट्रम्प के 25% टैरिफ के ऊपर, और पेनल्टी, हमारे ऊपर जो पेनल्टी ट्रम्प लगा रहे हैं उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। चलिए भाई करते हैं इसको कवर। द हायर यूएस टैरिफ्स प्लेस इंडिया एट आ रिलेटिव डिसएडवांटेज। हायर यूएस के टैरिफ्स आए और उसने क्या करा, प्लेस करा इंडिया को एक रिलेटिव डिसएडवांटेज, कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान इसमें छिपा हुआ है, डायरेक्ट नुकसान हमारा इसमें दिखता है। द 25% टैरिफ plus penalty on imports of Indian goods in the United States announced by President Donald Trump should have come as no surprise to India। 25% टैरिफ और उसके साथ में एक पेनल्टी, और किस चीज़ पर है ये, ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। इम्पोर्ट होता है जो हमारा सामान अमेरिका में जा रहा है, तो हमारे लिए तो वो एक्सपोर्ट है, लेकिन अमेरिका के लिए वो क्या है, इम्पोर्ट। तो जो सामान वो इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडियन गुड्स, यूनाइटेड स्टेट्स वाले, उस पर लगा दिया है 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। अनाउंस करा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। शुड हैव कम एज नो सरप्राइज टू इंडिया, तो इसको आप किसी सरप्राइज के तरीके से मत देखिए। मिस्टर ट्रंप हैज़ फॉर अ वाइल नाउ बीन वॉइसिंग हिज डिसप्लेजर एट इंडियाज डीलिंग्स विद रशिया विद रिगार्ड टू एनर्जी डीलिंग्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। मिस्टर ट्रंप ने लगातार वो कहते आ रहे हैं, अपनी वॉइस उठाते आ रहे हैं, अपना डिसप्लेजर दिखा रहे हैं इंडिया की डीलिंग्स पर, रशिया के साथ में जो इंडिया की डील हुई है उसके ऊपर, विद रिगार्ड टू, और ये डील कैसी हुई है, विद रिगार्ड टू एनर्जी डीलिंग्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। एनर्जी डीलिंग्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर
इंडिया और रशिया के बीच में जो डील हुई है उसके ऊपर वो डिस्प्लेजर अपने वॉइस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भाई देखो, सारा खेल व्यापार का है, सारा खेल बिजनेस का है। अगर हम रशिया से परचेस करेंगे तो अमेरिका का नुकसान है, उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था इस ट्रेड डील से वो अब रशिया को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी चिढ़, उनका डिस्प्लेजर स्वाभाविक है। ही हैज़ ऑल्सो बीन क्वाइट वोकल अबाउट इंडियाज़ हाई टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं किस चीज़ पर? इंडिया के हाई टैरिफ पर और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर। दीज वर द रीजन्स ही साइटेड इन हिज अनाउंसमेंट ऑन वेडनेसडे। और ये रीजन्स थे जो उन्होंने अनाउंसमेंट में अपने साइट करें, यानी कि बताए हैं वेडनेसडे के दिन। Add to this these facts. First, US Trade Representative Jamieson Greer, as recently as Monday, had said that a trade deal with India needed some more negotiations. And second, Indian Commerce Ministry officials had stopped talking about a mini deal for a while now. Add to these facts. इन फैक्ट्स के ऊपर और चीज़ें जोड़ते हुए इसके अतिरिक्त, फर्स्ट, सबसे पहले यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर, इन्होंने क्या कहा है? एज रिसेंटली एज मंडे के दिन ही इन्होंने एक बात कही थी, हैड सेड दैट, कि भाई एक ट्रेड डील विद इंडिया, इंडिया के साथ एक ट्रेड डील, एक व्यापार का डील यानी कि समझौता या फिर एक सौदा, नीडेड सम मोर निगोशिएशंस, इसमें और मोल भाव की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड, और दूसरा, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैड स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट ए मिनी डील। और इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है एक मिनी डील, एक छोटी सी डील पर, फॉर ए वाइल नाउ, अभी के लिए। Thus, the writing on the wall was pretty clear. तो फिर दीवारों पर लिखना जो बात है वो pretty clear है। A deal before August 1st was not in the offing. एक डील अगस्त 1 से पहले was not in the offing मतलब नियर फ्यूचर, तो एक डील 1 अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। The only uncertainty in this mix was the mercurial Trump, but he has finally made his position clear. केवल अनसर्टेनिटी की इस मिक्स में ये जो चीज़ें चल रही थी, इन सब के बीच में एक ही चीज़ अनसर्टेनिटी थी, और वो थी मर्क्यूरियल ट्रम्प। मर्क्यूरियल मतलब बदलते हुए, कभी भी बदल सकते हैं ट्रम्प, कभी भी उनका मूड जैसा होता है उसी हिसाब से चीज़ें के उनके डिसीजंस बदलते रहते हैं। तो वहाँ पर मर्क्यूरियल ट्रम्प एक अनसर्टेनिटी थी, बट ही हैज़ फाइनली मेड हिज पोजिशन क्लियर, और उन्होंने अब अपनी पोजिशन को क्लियर किया है। हाउएवर, लेकिन, while there was an expectation that a mini deal would not materialize, something does seem to have shifted in India-US relations. This is, अच्छा यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। However, लेकिन, while there was an expectation, एक expectation थी कि भाई एक मिनी डील वुड नॉट मैटेरियलाइज, कि भाई मिनी डील नहीं होगी। समथिंग डज सीम टू हैव शिफ्टेड इन द यूएस इंडिया रिलेशन। अगर ये मिनी डील नहीं होगी तो इतना तो सब स्वाभाविक था कि भाई एक जो यूएस और इंडिया के रिलेशंस हैं उसके बीच में एक शिफ्ट तो आनी तय है अगर मिनी डील नहीं हुई तो। दिस इज शोइंग अप नाउ, अब ये दिख रहा है इन मिस्टर ट्रम्प्स लैंग्वेज। मिनी डील नहीं हुई, अमेरिका कहीं ना कहीं चिढ़ गया है, उसके बाद दिस इज शोइंग अप नाउ इन मिस्टर ट्रम्प्स लैंग्वेज, और ये अब मिस्टर ट्रम्प की भाषा में साफ नज़र आ रहा है। एज अ स्नाइड रिमार्क ऑन थर्सडे अबाउट पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर, और ही इवन मोर रिसेंटली कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेट। हुआ क्या? ये जो मिनी डील होने वाली थी ये नहीं हुई। जब ये नहीं हुई तो मिस्टर ट्रम्प चिढ़ गए, अमेरिका चिढ़ चुका है। दिस इज शोइंग इन मिस्टर ट्रम्प्स लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज में दिखता है एज अ स्नाइड रिमार्क, और एक स्नाइड रिमार्क उन्होंने करा, एक अपमान वाली है ना, हमारे इंसल्ट करने वाली रिमार्क उन्होंने थर्सडे को करी, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, उन्होंने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। ऐसा आज नहीं, आज से 1000 साल भी हो जाएंगे ना, आज से 1000 साल भी हो जाएंगे तब भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, इतनी औकात पाकिस्तान की, कोई मतलब नहीं है। तो ये बस चिढ़कर इनकी लैंग्वेज में आ रही हैं चीज़ें। पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, और ही इवन मोर रिसेंटली, और उन्होंने अभी रिसेंटली क्या कहा है इंडिया को, कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेड, इंडियन इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी ग्रो करती हुई इकोनॉमी, उसको आप बता रहे हो डेड, तो साफ पता लग रहा है आपकी लैंग्वेज में कि आप चिढ़कर चीज़ों को उकस में आकर चीज़ों को कर रहे हो। Whether this was him venting his frustration at not being able to secure a deal with India after calling himself the deal maker in chief, or whether something else has triggered him in is not clear yet. Whether this was him venting his frustration, अब ये बात देखने की है कि भाई क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प की भड़ास निकालने का तरीका है एट नॉट बीइंग एबल टू सिक्योर ए डील विद इंडिया, कि भाई इंडिया के साथ आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप इसकी
भड़ास निकाल रहे हो, वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन आफ्टर कॉलिंग हिमसेल्फ द डील मेकर इन पीस, क्योंकि आप अपने आप को तो डील मेकर बताते थे, यहाँ पर इंडिया के साथ आपकी डील हो गई फेल, तो या तो आप उसकी कर रहे हो वेंटिंग, अपनी भड़ास निकाल रहे हो, और या फिर वेदर समथिंग एल्स हैज़ ट्रिगर्ड हिम इज़ नॉट क्लियर येट, या फिर किसी और चीज़ से ट्रिगर हो गए हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। द फैक्ट इज दैट बोथ साइड्स हैव नॉट बर्ज्ड फ्रॉम देयर कोर पॉलिसीज, और फैक्ट क्या है कि दोनों साइड्स जो हैं, द बोथ साइड्स हैव नॉट बर्ज्ड, दोनों साइड्स हिल नहीं रही हैं, अपनी जगह पर बनी हुई हैं, फ्रॉम देयर कोर पॉलिसीज, दोनों देशों की, इंडिया की भी और यूएस की भी, जो अपनी कोर पॉलिसीज़ हैं दोनों अपनी जगह पर बज नहीं कर रही हैं, बिल्कुल हिल नहीं रही हैं, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से स्टे कर गई हैं। द यूएस वांट्स इंडिया टू रिड्यूस इट्स टैरिफ, अब यूएस क्या चाहता है कि इंडिया को कि भाई अपने टैरिफ्स घटाओ, हमने भी तो टैरिफ्स लगाए हैं यूएस पर, यूएस ये डोनाल्ड ट्रंप कहते थे टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने भी लगा दिए भाई, तो अब यूएस चाहता है कि इंडिया रिड्यूस करे अपने टैरिफ्स एंड प्रोवाइड मार्केट एक्सेस अक्रॉस द बोर्ड, एंड इंडिया हैज़ हेल्ड फर्म अबाउट रिंग फेंसिंग एग्रीकल्चर एंड डेयरी। यूएस चाहता है इंडिया से कि भाई हम टैरिफ्स को कम कर दें और प्रोवाइड करें उसको एक मार्केट एक्सेस अक्रॉस द बोर्ड, पूरे देश में उसको हम अपना एक एक्सेस दे दें कि आओ भैया हमारे देश में आप अपना सामान बेचो, प्रॉफिट लो और चले जाओ, ये चाहता है यूएस। एंड इंडिया हैज़ हेल्ड फर्म, लेकिन इंडिया एकदम फर्म है, एकदम सख्त तरीके से खड़ा हुआ है इस चीज़ पर, अबाउट रिंग फेंसिंग एग्रीकल्चर एंड डेयरी। रिंग फेंसिंग हमने करी है, सिक्योर करा है, प्रोटेक्ट करा है अपनी एग्रीकल्चर को और डेयरी को, जिससे कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर और डेयरी के, वही हमारे देश में बेचे जाएं। तो अमेरिका इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। देखो एग्रीकल्चर और डेयरी तो हमारा बेस है यार, एग्रीकल्चर और डेयरी में भी अगर हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा इतने बड़े देश का और इतनी उपजाऊ भूमि का। ऑल ऑफ दिस मेक्स नेगोशिएटिंग आ पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA दैट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मेक्स नेगोशिएटिंग अ पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड, एक ट्रेड को, जो ट्रेड डील हो सकती थी, BTA जो एक एग्रीमेंट हो सकता था दोनों देशों के बीच में, उसको ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। Where government officials have constantly changed deadlines for a mini deal, they have been remarkably consistent about meeting the fall deadline for the BTA. BTA यानी कि ये वाला एग्रीमेंट। वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हैव कॉन्स्टेंटली चेंज्ड डेडलाइंस, हमने लगातार क्या करते रहे, हम अपनी डेडलाइन होती है लास्ट डेट, तो जो मिनी डील की जो लास्ट डेट हो सकती थी उसको हम लगातार चेंज करते गए। दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट, वो लगातार कंसिस्टेंट रहे हमारे ऑफिशियल्स अबाउट मीटिंग द फॉल डेडलाइन फॉर द BTA के लिए जो फॉल डेडलाइन हो सकती थी उसमें लगातार वो चेंज करते चले गए। बट नाउ मिस्टर ट्रंप हैज़ लिंक्ड इंडियाज डीलिंग्स विद रशिया टू इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद द US, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करा है लिंक इंडिया की डीलिंग्स जो अभी रशिया के साथ में हुई है उसको लिंक कर दिया उन्होंने इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद द US। हम रशिया से कर रहे हैं ट्रेड डील, उसको कर रहे हैं ट्रंप अब जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड डील करता है, व्यापार करता है, तो US के साथ में ट्रेड रिलेशंस में कहीं ना कहीं खतरा है, चीज़ें बदल जाएंगी। हु इंडिया डज बिजनेस विद इज अ सॉवरेन मैटर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइटफुली रिआइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू सिक्योरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। हु इंडिया डज बिजनेस विद, इंडिया हमारा प्यारा भारत किसके साथ बिजनेस करता है, किस देश के साथ बिजनेस करता है, ये एक सॉवरेन मैटर है, हम डिसाइड करेंगे इस चीज़ को कि हमें किसके साथ व्यापार करना है, ना कि अमेरिका। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है राइटफुली उन्होंने रिआइटेट करा है, हाईलाइट करा है किस चीज़ को, इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को, टू सिक्योरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, हमारे भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे देश का जो हित है, उस चीज़ को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरीके से राइटफुली रिआइटेट करा है अपने कमिटमेंट को। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द US अकाउंट्स फॉर अराउंड a fifth ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, दूसरी तरफ जो इंडिया है अकाउंट्स फॉर मतलब उसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल है या फिर उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई लगभग अराउंड a fifth ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, तो लगभग कितना, 1/5 ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, हाँ इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है तो उसका लगभग 1/5 अमेरिका को जाता है, तो उस चीज़ के लिए वो वहाँ पर अकाउंट फॉर है, ठीक है। अकाउंट फॉर का मतलब जस्टिफाई है ना, कि भाई जस्टिफिकेशन क्या है कि वो 1/5 के लिए वहाँ पर है कि भाई एक हमारा जो जितने हमारे एक्सपोर्ट होते हैं तो फिफ्थ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, तो उसका 5वां हिस्सा अमेरिका को जाता था अभी तक,
द 25% tariff, the 25% tariffs plus a yet unknown penalty places India at a relative disadvantage when compared to competitors such as South Korea, Indonesia, Malaysia, and the Philippines and Vietnam. इंडिया एट अ रिलेटिव डिसएडवांटेज. इंडिया देखो 25% टैरिफ लगेगा प्लस अ येट अननोन पेनल्टी, और अभी तक कोई ऐसी नॉन पेनल्टी नहीं है. क्या अमेरिका हमारे ऊपर पेनल्टी लगाएगा ये भी बात खुली नहीं है. 25% के टैरिफ लगेंगे. इन दोनों चीज़ों ने प्लेस करा है इंडिया को एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज. एक डिसएडवांटेज हमारे लिए है वैन कंपेयर टू. और अगर हम कंपेयर करें अपने कॉम्पिटिटर जैसे कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, अगर हम इन सब से कंपेयर करें तो हमको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, झेलना पड़ेगा. ट्रेड एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग सेवरल सेक्टर्स हैव ऑलरेडी वॉइस्ड देयर कंसर्न. जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने बहुत सारे सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर में ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, हैव ऑलरेडी वॉइस्ड देयर कंसर्न. उन्होंने अपनी चिंता को पहले ही वॉइस कर दिया है, जता दिया है. वॉइस का मतलब होता है बताना, जताना. इंडियन नेगोशिएटर्स विल हैव टू वर्क डबली हार्ड टू कंक्लूड एन एक्सेप्टेबल डील. हमारे जो इंडियन नेगोशिएटर्स हैं, जो लेन देन वाले जो लोग हैं, जो डील करते हैं, विल हैव टू वर्क डबली हार्ड. अब उनको डबल हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी टू कंक्लूड करने के लिए, फाइनल करने के लिए एक एक्सेप्टेबल डील अमेरिका के साथ में, जो उनको भी फ़ायदा देगा और हमको भी देगा. ऑलराइट, कंप्लीट हुआ एडिटोरियल. अच्छा एडिटोरियल था, जियो पॉलिटिक्स में बढ़िया एडिटोरियल है. आज हम आगे करते हैं हम कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज. What is the primary reason cited by Donald Trump for imposing the 25% tariff and penalty on Indian imports? प्राइमरी रीज़न क्या था जब डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज करा 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाई इंडियन इंपोर्ट्स में? प्राइमरी रीज़न क्या था उसका? राइजिंग ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया, इंडियाज डीलिंग विथ चाइना, इंडियाज टाइज विथ रशिया एंड हाई ट्रेड बैरियर्स, इंडियाज रिफ्यूजल टू इम्पोर्ट यूएस डेयरी. बताओ भी इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? इंडिया के जो रशिया के साथ में जो रिलेशन टाइज हुए ना, वही इसमें आपका सही रीज़न था, जिसकी वजह से 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी अमेरिका ने हम पर लगाया है. सी ऑप्शन करेक्ट. वाई इज द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA बिटवीन इंडिया एंड द यूएस प्रूविंग डिफिकल्ट टू नेगोशिएट? बायलैटरल ट्रेड BTA जो है इंडिया और यूएस के बीच में डिफिकल्ट क्यों हो गया, उसमें निगोशिएशन हो क्यों नहीं रही है? इंडिया इज डिमांडिंग हाई टैरिफ हाइक्स. इंडिया इज डिमांडिंग टैरिफ हाइक्स. अच्छा, हम क्या टैरिफ हाइक्स की डिमांड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई डिमांड तो नहीं करा. द यूएस रिफ्यूजेज टू इंक्लूड एग्रीकल्चर इन टॉक्स. एग्रीकल्चर को इंक्लूड करना नहीं, वो तो चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसके हमारे देश में बेचे जाएं. नहीं. बोथ साइड्स आर रिजिड अबाउट की इश्यूज़. हाँ, ये बात है, मुद्दा ये हो रहा है कि हमारे जो की इश्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन पर हम रिजिड हैं दोनों तरफ, दोनों देश, इंडिया भी और यूएस भी. यही वजह हो रही है जो BTA एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है. सी ऑप्शन करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट रिसेंट शिफ्ट इंडिकेट्स अ डिटेरियोरेशन इन इंडिया यूएस टाइज? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बताना है आपको, क्या रिसेंट शिफ्ट इंडिकेट करती है एक डिटेरियोरेशन इन इंडिया यूएस टाई. इंडिया और यूएस की टाई की जो डिटेरियोरेशन हो रही है, जो गिरावट आ रही है इनके संबंधों में, टाइज में, किस वजह से शिफ्ट हुआ है वो? इंडिया विदड्रॉइंग फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड पैक्ट्स, ऐसा तो कोई सामने नहीं आया, कोई पैक्ट के बारे में तो बात नहीं हुई. ट्रम्प्स डेरोगेटरी रिमार्क्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स. हाँ, ये बात आ रही है, डेरोगेटरी रिमार्क्स आ रही है, हमारी इंसल्ट करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो. पाकिस्तान से तेल बिकवा दे रहे हो यार आप, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को डेड बता रहे हो, तो ये चीज़ हो गई. और इम्पोजिशन कर रहे हो आप टैरिफ्स के, तो इस वजह से हमारे रिश्तों में आ रही है गड़बड़. बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है. इंडियाज बैन ऑन यूएस टेक कंपनी, नहीं, बैन तो नहीं लगाया. डिले इन BTA तो है ही नहीं ना, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा. ग्रामर MCQ देखो, एक बात आई थी एडिटोरियल में, समझ में आया था, BTA की डेडलाइन तो आई थी, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुआ इंडिकेट. भाई हमारे जो यूएस के इंडिया की टाई हैं, डिटेरियोरेशन नहीं हुई उसकी वजह से, डिटेरियोरेशन हुई है इसकी जो डेरोगेटरी रिमार्क्स आई, इम्पोजिशन और टैरिफ्स करी. आप हम पर टैरिफ मत लगाओ, ट्रेड चलती रहने दो, क्या गड़बड़ आ जाएगी? कुछ भी संबंधों में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी. आप हम पर 25% टैरिफ लगाओगे प्लस पेनल्टी लगाओगे, तब तो भाई रिश्तों में खड़बाहट आ ही जाएगी. ये ऑप्शन करेक्ट है. ग्रामर MCQs करते हैं. ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करना है, और एरर के लिए मैंने बता रखा है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ोगे, जहाँ पर एरर होगा वहीं पकड़ लेंगे. मिस्टर ट्रंप हैव, ये क्या हो गया? मिस्टर ट्रंप क्या बहुत सारे लोग हैं क्या? कितने सारे ट्रंप हैं आप बताओ? अरे एक ही तो है, मिस्टर ट्रंप हैव नहीं हैज़. नो एरर तो है नहीं भाई, मिल गया. हैव शुड बी हैज़, यही ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ का भी ऑप्शन करेक्ट है, हैव की जगह पर हैज़ को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट,
फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल यूज़ करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रीआइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू सिक्योरिंग डैश नेशनल इंटरेस्ट। एक नेशनल इंटरेस्ट, एन तो वैसे ही नहीं आएगा या फिर कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा, दा आ जाएगा। पर्टिकुलर, भाई दा का मतलब है पर्टिकुलर, तो दैट नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या, हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट। चूज करना है आपको सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बढ़िया, चलिए करते हैं। द सीरीज ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस हैव बीन आ गया, सीरीज होता है सिंगुलर, हैव बीन आ गया तो ये काट दो, गलत हो गया। नाइदर इंडिया नॉर द यूएस, आपको करना है करेक्ट सेंटेंस यूज करना है, तो उसको करेंगे हम चूज। नाइदर इंडिया नॉर द यूएस, नाइदर इंडिया नो, नाइदर और इसके बाद जब नॉर से जुड़ता है तो यहाँ पर फिर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, हैव की जगह पर हैज़ आनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन दोनों कट गए। अ नंबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस हैज़, अ नंबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस मतलब क्या, एक नंबर में है मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं हैव आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। डी ऑप्शन बचा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिंगुलर है, भाई एक ही मिनिस्ट्री तो है, मिनिस्ट्री कितनी, बहुत सारी थोड़ी ना है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दो बातें जुड़ी हैं, लेकिन मिनिस्ट्री तो एक ही है ना, बात हो रही है मिनिस्ट्री के बारे में, और मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स और इंडस्ट्री की। रिमेन्स फर्म ऑन इट्स पोजीशन, तो रिमेन्स तो सिंगुलर, ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट करिएगा भाई, पढ़ो इसको जल्दी से स्पीड में, फिर मैं कराता हूँ। चलिए जल्दी पढ़िएगा बेटा, एकदम फटाफट स्पीड में पढ़ दीजिए इसको, फिर हम कराएंगे इसको अच्छे से डिटेल में। चलिए भाई, अब इसको आप पॉज करेंगे और पॉज करके पढ़ेंगे, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। द imposition of a 25% tariff by President Trump on Indian imports underscores the growing strain in bilateral ties. India's continued dealings with Russia, especially in dash and military spares, have irked Washington. इम्पोजिशन हुई 25% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा इंडियन इंपोर्ट्स पर, अंडरस्कोर करती है द ग्रोइंग स्ट्रेन, लगातार उसमें चीज़ें खराब हो रही हैं, इन बायलैटरल टाइज। इंडियाज़ कंटिन्यू डीलिंग्स, इंडिया की जो कंटिन्यू डीलिंग्स है रशिया के साथ में, एस्पेशली इन वॉट, एंड है, एंड के साथ में आप सिमिलर चीज़ें जोड़ोगे। अब आप मुझे ये बताओ, मिलिट्री स्पेयर्स, बात हो रही है मिलिट्री की यानी कि आर्मी की, आर्मी के साथ आप टूरिज्म जोड़ोगे, एनर्जी जोड़ोगे, ट्रेड रूट्स जोड़ोगे या एग्रीकल्चर जोड़ोगे। मिलिट्री के साथ में एग्रीकल्चर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता, ट्रेड व्यापार के बारे में कोई बात समझ में नहीं आती, टूरिज्म समझ में नहीं आता, लेकिन मिलिट्री के साथ में एक बात समझ में आती है, एनर्जी। मिलिट्री क्या होता है, बल, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा, तो वही कहीं ना कहीं एनर्जी और मिलिट्री स्पेयर्स जुड़ती हुई चीज़ें हैं, इसलिए हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि जो डील हुई होंगी वो एनर्जी और मिलिट्री स्पेयर्स में हुई होंगी। हैव एग्ड वॉशिंगटन, उससे वॉशिंगटन परेशान हो गया, मतलब वॉशिंगटन क्या है, अमेरिका। ट्रम्प्स रिसेंट रिमार्क्स इंक्लूडिंग कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेड सजेस्ट अ मोर पर्सनल डैश। ट्रंप का रिसेंट रिमार्क्स, ट्रंप की रिसेंट रिमार्क्स जो इंक्लूडिंग कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी डेड, ट्रंप की रिसेंट रिमार्क्स आई और उसने क्या करा, हमारे इंडियन इकोनॉमी को डेड बताया, तो वो चीज़ सजेस्ट क्या करती है, एक मोर पर्सनल क्या, वेंडेटा, डिप्लोमेसी, कंसर्न या फिर अलायंस। भाई कोई डिप्लोमेसी तो इसमें दिखती नहीं है, अगर आप किसी देश को, किसी की अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे हो तो ये किस बात की डिप्लोमेसी है आपकी, ये तो बहुत गंदी डिप्लोमेसी होगी यार। कंसर्न आपकी चिंता तो है नहीं है, ठीक है, और अलायंस भी नहीं है, आपका क्या दिखता है, वेंडेटा यानी कि बदला, रिवेंज वाली चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। आप चिढ़ गए हो तो आप बदला लेने के लिए आप इस तरीके की डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहे हो, तो वेंडेटा यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। While both sides insist on protecting their core interests, the punitive tariff regime could cause India to lose out to regional competitors who enjoy better terms. दोनों साइड्स प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने कोर इश्यूज़ को। प्यूनिटिव टैरिफ रिजीम जो है कुड कोज इंडिया को लॉस आउट टू रीजनल कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं हमको डिसएडवांटेज रहेगा। हु एंजॉय बेटर टर्म्स, उनको अच्छे फ़ायदे मिल जाएंगे हमारे बात, क्योंकि हमारे साथ जो डील होती है, हमारे साथ जो ट्रेड होती है अमेरिका की, वो अब उन दूसरे कॉम्पिटिटर्स को मिल जाएगी। Indian negotiators will now face the tough task of crafting an acceptable what without yielding vital policy space. इंडियन जो नेगोशिएटर्स हैं
उनको फेस करना पड़ेगा एक टफ टास्क को। क्राफ्टिंग एंड एक्सेप्टेबल क्या, एक एक्सेप्टेबल क्या करेंगे हमारे नेगोशिएटर्स अमेरिका के साथ में, एक एक्सेप्टेबल क्या करेंगे, पनिशमेंट करेंगे नहीं। एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, बैन लगाएंगे हम, नहीं बैन तो नहीं लगाएंगे यार, ऑलरेडी इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं। कंसेशन देंगे या एग्रीमेंट, एक एक्सेप्टेबल क्राफ्ट क्या करा जाएगा, क्राफ्ट आप कंसेशन को क्राफ्ट करोगे या फिर एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट करोगे, तो एक एग्रीमेंट करेंगे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, विदाउट यील्डिंग वाइटल पॉलिसी स्पेस, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। PQRS करिएगा, रीड करेंगे आप इसको और एक को इसको चारों ऑप्शन को रीअरेंज कर देंगे एक कोहेरेंट सेंटेंस में, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। पढ़िएगा इसको जल्दी से। मार्केट एक्सेस अक्रॉस द बोर्ड, द US वांट्स इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड प्रोवाइड ग्रेटर इन ऑल ट्रेड सेक्टर्स। चलिए भाई पहले ऑप्शन देखते हैं Q Q Q और P। तो पहले P से देख लेते हैं, मार्केट एक्सेस अक्रॉस द बोर्ड। P से शुरुआत नहीं होगी, इतना समझ में आ गया, क्योंकि मार्केट एक्सेस किस चीज़ का है, किसको है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ, तो P ऑप्शन तो कट जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं QSPR, QRSP, QRSP नहीं, अच्छा ठीक है, अलग है, QPSR है, शुरू में है QSPR, QRSP और QRPS है, सॉरी बी में QRPS है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि Q से शुरुआत होगी। द US वॉन्ट्स इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ, US चाहता है इंडिया को कि भाई वो रिड्यूस करे टैरिफ। टैरिफ के साथ में आप क्या जोड़ोगे फिर, मार्केट एक्सेस नहीं, US चाहता है इंडिया को कि इंडिया रिड्यूस करे टैरिफ एंड प्रोवाइड ग्रेटर, और दूसरी चीज़ भी चाहता है, दूसरी चीज़ क्या चाहता है कि भाई पहले तो चाहता है कि रिड्यूस करें हम टैरिफ्स एंड प्रोवाइड करें ग्रेटर, और ग्रेटर क्या, ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करें। तो फिर इसके बाद आ जाएगा, शुरुआत Q से हो गई, फिर हमने R लगा दिया और हम एंड प्रोवाइड ग्रेटर, हम क्या प्रोवाइड करें, ग्रेटर, ग्रेटर क्या, मार्केट एक्सेस, तो QR के बाद में P हो गया और लास्ट में S बचता है, कहाँ पर है QRPS, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। पढ़ लो भाई इसको दोबारा से। द US वांट्स इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल ट्रेड सेक्टर्स, तो इसका 10th का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर बेटा ये स्टार्टिंग के और बाद के, अगर आप यहाँ से समझना शुरू कर दिया अपनी चीज़ों को, फिर PQRS आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऑलराइट, ये तो अभी बहुत सिंपल वाला है, आगे इसका लेवल भी बढ़ाएंगे और इसको एक बहुत अच्छा, जो डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं उनको भी कराया करूँगा मैं, तो वहाँ भी बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई फिर ईजी है सब कुछ। और नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगा आपको आंसर की, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे PDF को, ठीक है। चलिए भाई अब हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। स्टार्टिंग में जितनी वोकैब पढ़ी थी उसको हम करते हैं वोकैब को प्रैक्टिस ट्रिकी MCQs के साथ में, जिसके बाद आपको चीज़ें आज की आज रट जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सोर्ड, सोर्ड का मतलब होता है खराब होना, स्वीटन नहीं है, टर्न बिटर और अनप्लीजेंट, हाँ ये हो सकता है, स्मूथ तो नहीं हुआ है, और डेकोरेटेड विथ चार्म नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सोर्ड का मतलब होता है खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, टर्न बिटर और अनप्लीजेंट। ऑफिंग का होता है आसपास का जो फ्यूचर होता है। इन अ डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट यूजुअली रेफर्स टू, एक असैसिनेशन को बोल दोगे आप, ऑफिंग नहीं बोल सकते। एक डिस्टेंट पॉलिसी नहीं, दूर की नहीं है, पास की है बहुत, एक इमीडिएट और फ्यूचर इवेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट। ऑफिंग मतलब एक इमीडिएट फ्यूचर इवेंट है जो अभी होने वाला है, बस नियर फ्यूचर में, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच एडजेक्टिव डिस्क्राइब समवन विथ अनप्रेडिक्टेबल मूड चेंज, किसी के अगर अनप्रेडिक्टेबल मूड चेंज रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल ट्रम्प। अभी आया था ना मर्क्यूरियल ट्रम्प, मतलब क्या, वो चेंज होते रहते हैं, उसके मूड स्विंग्स आते रहते हैं उसको, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, द कमेंट ही मेड वॉज स्नाइट, उसके जो कमेंट थे वो कैसे थे, स्नाइट थे। व्हाट डज दैट इम्प्लाई, स्नाइट का मीनिंग पूछ रहे हैं आपसे कि भाई स्नाइट का क्या मतलब होता है। स्नाइट का मतलब कहीं ना कहीं हमारे मजाक उड़ाने वाले थे, हमारी बेइज्जती करने वाले थे। क्लेवर एंड इंसाइटफुल नहीं, सार्कास्टिक और मॉकिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्कास्टिक थे, मजाक उड़ाने वाले थे, मॉकरी हो रही थी हमारी उसमें, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वेंटिंग फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग पूछ रहा है कि भाई वेंटिंग फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। वेंटिंग का मतलब होता है भड़ास निकालना, ठीक है। हाइड नहीं कर रहे हैं आप अपने, सप्रेस नहीं कर रहे, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को ओपनली, वही होता है वेंटिंग, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच एक्शन माइट ट्रिगर आ चेन रिएक्शन, कौन सा एक्शन ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर का मतलब क्या कर सकता है, डिले कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है या मॉनिटर, इनिशिएट कर सकता है, 6th का सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई ट्रिगर मतलब इनिशिएट करना किसी चीज़ को, सी ऑप्शन करेक्ट है।
इफ समवन रिफ्यूजेस टू बज दे आर, अगर कोई बज करने से बच रहा है तो चेंजिंग देयर माइंड, स्टेइंग फर्म, गोइंग अवे या फिर कोलैबोरेटिंग। अगर कोई बज का मतलब होता है हिलना, अगर कोई हिलने से मना कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्टेइंग फर्म, वो बिल्कुल सख्ती से खड़ा हुआ है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रिंग फेंसिंग गवर्नमेंट फंड्स इम्प्लाइज, रिंग फेंसिंग का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा घेरा बना देना किसी का। स्टील कर रहे हो आप फंड्स को, नहीं। आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनको, नहीं। आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो उनका यूजेज फॉर अ पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए आप उनको यूज़ नहीं कर रहे, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है आप उसको वहीं रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रिआइटेट का मतलब किसी आप आइडिया को रिआइटेट कर रहे हो, मतलब आप रिपीट कर रहे हो उसको, इग्नोर तो नहीं कर रहे, स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, रिपीट। सी ऑप्शन करेक्ट, आप कर रहे हो उसको रिपीट, रिआइटेट यानी कि रिपीट। सी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा आप तो रट गया होगा आपको ये वाला वर्ड, रिआइटेट तो कितनी बार करा दिया हमने, तो ये तो आपको अब रट गया होगा। रिआइटेट मतलब रिपीट, और ये कितनी बार, रिआइटेट को कितनी बार हमने रिआइटेट कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है, तो ये रट ही जाएगा अब तो। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब सिनोनिम, कंक्लूड का सिनोनिम पूछ रहा है। कंक्लूड का मतलब होता है एंड करना, फिनिश करना, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना। इंटरप्ट नहीं कर रहे, पोस्टपोन नहीं कर रहे, कंप्लीट कर रहे हो या फिर अबेंडन, अबेंडन भी नहीं है, अबेंडन तो छोड़ना होता है, आप कर रहे हो कंप्लीट यानी कि एंड कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, कंक्लूड। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिनोनिम पूछा है सेटबैक का, सेटबैक होता है बाधा, रोड़ा, एडवांसमेंट नहीं है, ऑब्स्टेकल, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्टेकल को बोलते हैं सेटबैक। विच इडियम मीन्स अ सिचुएशन दैट सीम्स प्लेजेंट बट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, एक ऐसी सिचुएशन जो प्लेजेंट दिख रही है बट एक्चुअली कैसी है, वो डिफिकल्ट है। बेड ऑफ रोजेस, अ पीस ऑफ केक, रेड हेरिंग, लीप ऑफ फेथ। बताओ भाई क्या होता है इसका मीनिंग, 12th का बताइए। कोई चीज़ प्लेजेंट बट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, और कोई चीज़ डिफिकल्ट है, तो पीस ऑफ केक तो भाई इजी होता है, प्लेजेंट होता है। रेड हेरिंग, लीप ऑफ फेथ नहीं। बेड ऑफ रोजेस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेड ऑफ रोजेस का मतलब ही होता है कोई चीज़ डिफिकल्ट है, ठीक है, तो 12th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ समवन टेल्स यू जिप द लिप दे वॉन्ट यू टू, अगर कोई आपसे कहता है प्लीज़ जिप द लिप या जिप योर लिप, तो वो क्या कह रहा है आपसे, आपसे शांत होने के लिए बोल रहा है, वो स्माइल करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है। स्पीक अप नहीं, चेंज करने के टॉपिक नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है, आपसे शांत होने के लिए बोल रहा है। बी क्वाइट, टू बी क्वाइट, ऑलराइट, जिप द लिप, बी क्वाइट। बर्न वंस फिंगर्स इज यूज्ड व्हेन समवन, बर्न वंस फिंगर, खुद की उंगलियां जलाना मतलब नुकसान उठाना। लर्न्स अ लेसन द इजी वे नहीं है। गेट हर्ट बाय टेकिंग अ रिस्क, भी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, रिस्क लेते हुए चोट खा जाना, वही होता है बर्न वंस फिंगर्स, भी ऑप्शन करेक्ट है। हिमालयन ब्लंडर, बहुत बड़ा गलती, बहुत बड़ा गुनाह, उसको बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। स्लाइट मिस स्टेप नहीं है, मिस स्टेप मतलब गलत स्टेप, गलत कदम नहीं, स्लाइट नहीं है, बड़ा है, माइनर नहीं है, मैसिव मिस्टेक, बहुत बड़ी, ह्यूज मिस्टेक। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग, किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करोगे, जस्टिफाई करोगे, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट फॉर बोलते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना। विच फ्रेजल वर्ब सजेस्ट समथिंग दैट मेक्स सेंस लॉजिकली, लॉजिकली अगर किसी चीज़ का सेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं। टेक आफ्टर, फॉल अपाउट, लेट ऑफ, एड अप। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। एड अप का मतलब होता है कोई चीज़ सेंस बना रही है, ठीक है, मिल रही है। इफ़ अ हैबिट स्टार्ट्स टू ईट अप योर टाइम इट मीन्स, अगर कोई हैबिट आपके ईट अप कर रही है आपका टाइम, तो मतलब आपका टाइम खा जा रही है, तो आप उसको थोरोली एंजॉय करते हो। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, हाँ हो सकता है। इट इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, नहीं, प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ आपका टाइम खा रही है ज़रूरी थोड़ी वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। यू इग्नोर इट कम्प्लीटली, अगर आप इग्नोर करते तो आपका टाइम कैसे खाती है वो, काटो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, अगर कोई चीज़ कोई हैबिट आपका ईट अप कर रही है आपके टाइम को, तो वो कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट। ईट आउट मीन्स, ईट आउट का मतलब पूछ रहा है कि भाई ईट आउट का मतलब क्या होता है। ईट मतलब खाना, आउट मतलब बाहर, सिंपल, बाहर खाना किसी रेस्टोरेंट पर। प्रिपेयर फूड एट होम नहीं है। ईट एक्सपायर्ड फूड, अच्छा जो फूड एक्सपायर हो गया उसको खा जाना बोलते हैं, ईट आउट नहीं। डाइन इन अ रेस्टोरेंट, डाइन का मतलब होता है डिनर यानी कि खाना खाना, इन अ रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स टू लाइट अप और मेक क्लियर, लाइट अप कर देना, क्लियर कर देना किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं। फैब्रिकेट करना, इल्यूमिनेट करना, कैमोफ्लेज या फिर सबड्यू। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइट अप कर देना, रोशित कर देना, प्रकाशित कर देना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। जेस्चर का मतलब पूछ रहा है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में बेस्ट डिस्क्राइब।
कम्युनिकेशन में जेस्चर किसको बोलते हैं? जेस्चर का मीनिंग पूछ रहा है। एक इमोशनल स्पीच को जेस्चर बोलोगे? नहीं भाई, जेस्चर क्या होता है? जेस्चर होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ बताना चाह रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, किसी आइडिया को बताना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं जेस्चर। एक इमोशनल स्पीच तो है नहीं। एक फिजिकल सिग्नल, हाँ, एक ड्रोन सिंबल बनाया हुआ नहीं, ये नहीं है। कंप्यूटर सिग्नल भी नहीं है, आपका एक फिजिकल सिग्नल है। आपकी बॉडी एक सिग्नल दे रही है, एक जेस्चर, एक संकेत दे रही है कि हाँ मैं ये एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। वी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स अ फेक कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर? एक डॉक्यूमेंट की, एक सिग्नेचर की एक फर्जी कॉपी, फेक कॉपी, उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म, पायरेसी, फोर्जरी, स्मगलिंग। फोर्जरी होती है फेक कॉपी या फिर किसी चीज़ की वो करना फर्जी वाला, उसको बोलते हैं फोर्जरी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 23। अबाटोर, इसका मीनिंग आप खुद से बताएंगे। अबाटोर क्या होता है? प्लेस है जहाँ पर फूड टेस्टिंग होती है। एक स्लॉटर हाउस है, एक घोड़े का अस्तबल है, अ फ्लावर मार्केट है। बताओ अबाटोर का मीनिंग आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आप कमेंट में ये मत लिखा करो ABCD, आप पहले लिखा करो इस वर्ड को अबाटोर, आगे उसका मीनिंग जो भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है जी। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी को आप लिखेंगे। राइट, 10 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, उसमें से अगर आपके 7 प्लस आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, ईजी थे क्वेश्चंस। और आज हैं 23 में से अगर आपके 18 प्लस आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाकर 33 में से अगर आपके 25 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, लगातार सीखते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।